हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 रमेश सिंह का पार्ट सेकंड इसका डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है आपका इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो हमें चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो इम्पैक्ट है या फिर इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, हम देखते हैं कि क्रेडिटर्स और डेटर्स पे क्या पड़ता है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव ऑन क्रेडिटर, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेगेटिव ऑन डेटा। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है ये बन सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमने समझना है कि ये सही है कि गलत है। तो किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए जहाँ तक सवाल है इन्फ्लेशन का और इसके इम्पैक्ट का क्रेडिटर पे, तो इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज क्रेडिटर्स आर दी वन हु एक्चुअली सफ़र ए लॉट एज कम्पेयर टू डेटर्स। तो जो डेटर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है इसका। तो डेटर का स्पेलिंग आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये वाला जो डेटर है ये स्पेलिंग जो है इसका सही है। तो क्रेडिटर्स जो है इसका नुकसान होता है इन्फ्लेशन का, जो डेटर है उसका बेनिफिट होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए 6 महीने पहले किसी क्रेडिटर ने 100 रुपीज़ का मान लीजिए लोन दे दिया किसी डेटर को विद इंटरेस्ट रेट 10%। तो 6 महीने के बाद जब ये डेटर पैसा वापस करेगा तो वो 110 रुपये देगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट था, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात नहीं हुई। तो अब मान लीजिए कि 6 महीने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 10% के साथ में, तो जो आपका क्रेडिटर है उसको तो बेनिफिट होगा ही नहीं। मतलब कि 6 महीने पहले जो चीज़ वो 100 रुपये की खरीद सकता था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेने के बाद भी अब वो चीज़ खरीदने के लिए उसको 110 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये क्रेडिटर्स पे इसका जो है बैड इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो क्रेडिटर्स जो आपके डेटर्स होते हैं उस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये रहा पहला इम्पैक्ट जो कि हमने देखा क्रेडिटर और डेटर के कंटेक्स्ट में। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पे इस पे क्या पड़ता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर जो भी इंस्टीट्यूट जो कि पैसा प्रोवाइड करवाते हैं उस पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन है तो डिमांड फॉर मनी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जो कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा तब पे करोगे जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो लोग जो है डिमांड फॉर मनी जो है वो ज़्यादा करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन पे वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल फील द प्रेशर ऑफ हायर लेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट मी जस्ट क्लोज द डेटा फर्स्ट, क्योंकि ओह यस डेटा अभी ऑफ ही है। चलिए तो हम एग्रीगेट डिमांड पे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, अब ये वर्ड एग्रीगेट यूज़ किया गया है। एग्रीगेट का मतलब होता है कम्बिनेशन या फिर आप कह सकते हो एडिशन। तो ये किसका एडिशन होता है, डिमांड का एडिशन है। किस किस डिमांड का एडिशन है, ये एडिशन है आपका कंजम्पशन डिमांड का, ये एडिशन है आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड का। तो देखिए इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है इसका एग्रीगेट डिमांड जो है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप अलग अलग अगर एंगल से इसको देखोगे तो शायद इसके रिप्लाईज आपको बहुत सारे मिल जाए, लेकिन अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें बुक से थोड़ा हटकर, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे कि कैसे एग्रीगेट डिमांड जो है ये नेगेटिवली अफेक्टेड होता है इन्फ्लेशन के ज़रिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है आपका कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, अब लोग इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब उनको सही प्राइसेस पे रॉ मटेरियल्स जो है, ठीक है, इनपुट जो है मोर अप्रोप्राइटली अगर हम कहें उनको मिल जाए, ठीक है, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ है कि प्राइस लेवल बढ़ गया है। तो इनपुट से अगर प्राइस लेवल बढ़ गए तो आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट जो है इस पर आपको बैड इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है इन्फ्लेशन का। चलिए अब दूसरा जो सवाल है वो है आपका कंजम्पशन डिमांड का। तो कंजम्पशन डिमांड जो है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए कंजम्पशन डिमांड तो आपका रहेगा ही सेम, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो कि इन्फ्लेशन जब हो जाएगा तो जो एक मिनिमम लेवल का जो स्टैंडर्ड आपने जो सेट किया हुआ है अब उसको आप थोड़ी बदलोगे। ठीक है, अब रोटी खाना लोग छोड़ेंगे तो है नहीं, तो जो बेसिक जो डिमांड्स है वो तो ज़्यादा अल्टर्ड नहीं होंगी, लेकिन हाँ जी जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हम जो पहले परचेज़ करते थे शायद वो नेगेटिवली जो है इसका इम्पैक्ट उस पर आपको देखने को मिलेगा। अब बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है चलिए उस पर नज़र डालते हैं। इससे पहले मैंने कुछ अपना एडिशन किया था कि इस तरीके से इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अब बुक में क्या लिखा हुआ है चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर मनी देखने को मिलेगा।
बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन मनी डिमांड इसलिए देखने को आपको मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो जो चीज़ मान लीजिए पहले 10 की खरीदते थे आप, अब 20 की मिलेगी मान लीजिए, तो 20 की मिलेगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा डिमांड में, किसके लिए? मनी के लिए। अब ये जो इंक्रीज़ इन डिमांड गुड्स के लिए नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स जो है वो तो जितना पहले आपको चाहिए था उसकी तो डिमांड आप करोगे ही। तो इंक्रीज़ होगा डिमांड ऑफकोर्स, लेकिन मनी के लिए होगा, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें गुड्स के कंटेक्स्ट में, तो वो रिमेन सेम रहेगा, या फिर आप कह सकते हो कि इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिंपल जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं वो राइस होंगे तो डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी, जैसे प्राइसेस कम होंगे उसके डिमांड बढ़ जाएंगे। तो यही जनरल लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर बुक में ये बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट जो है, बुक में ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट किस लिए बढ़ेगा? ये कहते हैं कि देखिए क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते होगा क्या कि लोग जो है अधिक जो वेज रेट जो है उसकी डिमांड करेंगे वो। तो वेज रेट उनको तभी ज़्यादा मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट तभी होगा जब वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इस एंगल से इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये बढ़ेगा कि कम होगा? तो इसका जवाब ये है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एफडीआई, तो ये इंक्रीज़ होगा, ये माफ़ कीजिएगा ये डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्यों होगा? देखिए, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। दैट मीन्स कि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो इजीली अच्छे प्राइसेस पे, डिसेंट प्राइसेस पे उसको मिल जाए। तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीज़ें वहाँ पे महंगी है। अब चीज़ें वहाँ पे महंगी है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम है। तो ये सभी चीज़ देखते हुए कोई भी कंपनी किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पे कि इन्फ्लेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी टर्म्स को आप समझ सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं सेविंग पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेविंग जो है स्वाभाविक सी बात है वो डिक्लाइन होगी। बंदा सेविंग कब करता है? जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और एक्स्ट्रा उसके पास पैसा रहता है तो उसको सेव कर लेता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में ये होता है कि जो चीज़ें आप पहले जितने प्राइसेस पे खरीदते थे उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पे करोगे तो आपके पास पैसे कम बचेंगे, तो कम पैसे बचेंगे तो आपकी सेविंग भी कम होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन का सेविंग पे वो नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि सेविंग जो है वो यहाँ पे डिस्करेज होती है, सेविंग जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती है जब इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि टैक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टैक्स देखिए आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनेगा कि कीपिंग इन माइंड देर इज़ इन्फ्लेशन इन ए कंट्री, सो विच मैथड इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो अगर उसमें कहीं आपको देखने को मिल गया कि टैक्स विल इंक्रीज, टैक्स शुड बी इंक्रीज, तो उस स्टेटमेंट को आपने सही करना है। अब टैक्स क्यों इंक्रीज़ करोगे? टैक्स इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि लोगों को आपने डिस्करेज करना है, उनकी जो डिमांड है उसको डिस्करेज करना है। क्योंकि इन्फ्लेशन जब होगा तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि टैक्स इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, नहीं तो अगर इस तरीके से ऐसे चलता गया तो जो मनी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, हम इसको ज़्यादा गहराई में अभी यहाँ पे नहीं समझेंगे। बहरहाल आप ये मान के चलिए कि जब कभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है गवर्नमेंट की या फिर आप कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो यही होती है कि किसी तरीके से जो मनी सप्लाई है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इकोनॉमी का। तो मनी सप्लाई कैसे कम करोगे? टैक्स रेट बढ़ा दो, तो मनी सप्लाई जो है स्वाभाविक सी बात है वो कम हो जाएगी, लोगों के पास जो पैसा था वो टैक्स के रूप में सरकार के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसका एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपके कंट्री की करेंसी है वो डिप्रिशिएट करेगी। स्वाभाविक सी बात है, मतलब जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में खरीद सकते थे अब 20 रुपये देना पड़ा, दैट मीन्स की वैल्यू जो आपके करेंसी की वो कम होगी। तो इस तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है ये भी अफेक्टेड होते हैं। जी हाँ, ये भी अफेक्टेड होते हैं। तो आपका जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज़ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस पर बन सकता है कि जब इन्फ्लेशन है तो क्या आपके जो एक्सपोर्टर हैं उनको बेनिफिट होगा कि इसका नुकसान होगा? तो उनको इसका बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो जो आपके इम्पोर्टर्स हैं वो ज़्यादा हेसिटेट नहीं करेंगे आपके चीज़ों को ख़रीदने में, क्योंकि उनको कम पैसा आप देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से
एक्सपोर्ट जो है ये प्रमोट होता है जब कभी भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की तो स्वाभाविक सी बात है ये इसका ऑपोजिट होगा, ये यहाँ पे डिस्करेज होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो जी हाँ, हमें अलग अलग देखने को मिलता है। व्हेन इट कम टू डेवलप इकोनॉमीज़ तो आप वहाँ पे देखते हो कि इसका फेवरेबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और जब हम बात करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन की तो वो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपको अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ में। ठीक है जी, तो इस तरीके से दो इकोनॉमीज़ जो है अंडर डेवलप और डेवलप इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगा एज पर दी फिलिप कर्व कंसेप्ट। तो फिलिप कर्व का जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये एक रिलेशन आपको बतलाता है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तो ये रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता शुरू हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हुआ तो इसका मतलब यही हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलता है। अब वेज रेट की बात करें तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वेज रेट जो है आपको इंक्रीज ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब देखिए जो काम करते हैं लोग तो उनको तो पैसा ज़्यादा ही चाहिए ना। तो पहले मान लीजिए किसी की दिहाड़ी 300 रुपये थी और 300 में सब कुछ उसको मतलब अपने गुजारे जोगा सब कुछ उसको मिल जाता था। तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते मान लीजिए कि वही चीज़ें खरीदने के लिए उसको 400 देना पड़ रहा है, तो वो 100 रुपये कहाँ से आएगा। सो दे विल डिमांड फॉर इंक्रीज दी वेज रेट। तो क्या होगा यहाँ पे, वेज रेट तो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि 300 से 400 हो जाएगा। लेकिन क्या ये इंक्रीज इन वेज रेट है, इसको समझना चाहिए हमें। देखिए वेज रेट तो आपको देखने को मिल रहा है कि 300 से 400 हो गया, लेकिन ये जो इंक्रीज इन वेज रेट है ये सर नॉमिनल वेज रेट है। मतलब सिर्फ ये नंबर्स ही बढ़े हैं, ये रियल वेज रेट में इंक्रीमेंट को नहीं दिखाता है। रियल वेज रेट जो है ये डिक्रीज होता है। रियल वेज रेट का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ पैसा ही आपका इंक्रीज हो बल्कि जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी इक्वली आपको मिले। अब यहाँ पे आपने देखा, अब ये एक्स्ट्रा 100 रुपये बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ। अब 300 से आपने 400 कर दिया, तो पहले भी 300 की उतनी चीज़ें खरीदता था, 400 की भी उतनी खरीद रहा है। तो बात को समझ रहे हो आप, तो बेनिफिट तो कोई हुआ नहीं। 300 से 400 आपने हालांकि वेज रेट जो है इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन इसको बेनिफिट तो कोई मिला नहीं। रियल वेज रेट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। वो कैसे मैटर करता है, देखिए वेज रेट जो है मान लीजिए 300 ही रहे, लेकिन पहले जो बंदा 300 की चीज़ें खरीदता था इसको 200 की चीज़ों, जो 200 की चीज़ है मान लीजिए कंपनी वाला या फिर गवर्नमेंट इसको 200 घर पे 200 का जो सौदा है उसको घर पे ही दे दे। तो इसको आप कह सकते हो कि रियल जो वेज रेट है, आप इन नेचुरल कह सकते हो कि रियल वेज रेट जो है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू नॉमिनल वेज रेट। और अगर इस पर क्वेश्चन बनता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वेज रेट पे किस तरीके का देखने को मिलता है, तो नॉमिनल वेज रेट जो है वो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन जो आपका रियल वेज रेट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, चलिए आपने याद रखना है। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, ये भी हमने याद रखना है शॉर्ट रन पे। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो, लेकिन लॉन्ग रन पे जाते जाते इसका इम्पैक्ट जो है देखने को आपको मिलता है। अब ये बुक में ज़्यादा कवर नहीं किया गया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव रहने वाला है। चलिए अब उसके बाद हम देखिए इसको तो आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो। मतलब इन्फ्लेशन है तो जो आपके प्रोड्यूसर्स है उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे तो इनको बेनिफिट ही होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादा प्राइसेस होगा तो लोग कुछ खरीदेंगे भी नहीं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो बहुत से एंगल्स होते हैं चीज़ों को समझने के। इकॉनमी की अगर हम बात करें तो देखिए जनरली बात ये की जाती है कि इन्फ्लेशन जो है वो अगर अंडर कंट्रोल हो, या फिर आप कह सकते हो कि टारगेटेड इन्फ्लेशन जो है, अगर कुछ आपने टारगेट सेट किया है कि यहाँ तक जो इन्फ्लेशन है यहाँ तक रह जाए तो मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो है 4 + -2। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में रहता है तो वो इकॉनमी के लिए बढ़िया होती है। ठीक है, तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टारगेटेड इन्फ्लेशन जो है दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर द इकॉनमी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में सही है। अब हम एक छोटा सा नज़र डालते हैं कि इंडिया में जो कहानी रही है इन्फ्लेशन की वो किस तरीके की रही है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हम बहुत लंबे समय से 2 इंडाइसेस जो है उसका हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ WPI, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने WPI को यूज़ करना बंद कर दिया है, हम CPI की तरफ हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है।
बहुत जल्द इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि WPI और CPI में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात है इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो वी डिड एक्चुअली अवर बेस्ट, नॉट बेस्ट, इवन मोर देन बेस्ट। क्योंकि पास्ट की अगर हम बात करें तो एक ही ऐसा साल था, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इन्फ्लेशन को हम कर्ब करने में कामयाब रहे हैं। अब वो साल कौन सा था? 1974 का, जब हम देखते हैं कि लगभग 34.68% का इन्फ्लेशन आपको इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद के सालों की अगर हम बात करें तो हमने इतना इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं दिया। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे तारीफ़ करनी बनती है कि किस तरीके से हमने इन्फ्लेशन को जो है अंडर टारगेट हमने इसको रखा। अब एक कंटेक्स्ट जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है वो है कि प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो प्रोटीन नाम से स्पष्ट है, जिन जिन कमोडिटीज़ से आपको प्रोटीन मिलता है, दैट मीन्स कि जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, अगर वहाँ पे उनके अगर प्राइसेस जो है अगर वो राइज हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रोटीन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? पल्सेस, फिश हो गए, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया। तो ये जो आइटम्स हैं, अगर यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिलते हैं, पल्सेस के प्राइस बढ़ गए, फिश के बढ़ गए, मीट के बढ़ गए, एग के बढ़ गए, ठीक है, मिल्क के बढ़ गए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, लोगों ने जो अपना डाइटरी हैबिट है वो चेंज कर लिया। लोग पहले प्रोटीन रिच जो डाइट थे उसको मान लीजिए पहले पसंद नहीं करते थे, अब लोगों का रुझान इधर की तरफ हो गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ के लिए, तो उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ ही जाते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग समय पे अलग अलग कमेटीज़ ने अपनी राय दी है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। तो चक्रवर्ती कमेटी जो है उनका कहना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन की जो रेंज है, जो परफेक्ट रेंज है, वो है 4%। रंगाराजन साहब कहते हैं कि ये 5 से 7% होनी चाहिए। तारापोर कमेटी जो है ये कहता है कि 3 से 5% ये जो बेस्ट सूटेबल टारगेट जो इन्फ्लेशन के लिए ये होना चाहिए। अब यहाँ पे दो और टर्म्स जो है वो डिस्कस किए गए थे इस चैप्टर में कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये डील करता है प्रोड्यूसर्स के साथ में। दैट मीन्स कि जो आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो जब चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोडक्शन लेवल पे जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कितना जो प्राइसेस में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब ये इसका एम क्या था इस तरीके का कंसेप्ट लाने का? इसका एम ये था कि हम इसको रिप्लेस कर सकते, किसको रिप्लेस कर सके? WPI को। तो WPI का जो कंसेप्ट है उसकी जगह हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करना चाहते थे। और जो एम रखा गया था इस कंसेप्ट को लेके आने के पीछे, जब ये कमेटी फॉर्म हुई थी, तो जो दो सबसे बड़े टारगेट थे वो ये थे कि सबसे पहले हमने WPI का कंसेप्ट खत्म करना है, और दूसरा टारगेट ये था कि हमने जो बेस प्राइस हम लेके चल रहे हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, तो उसका जो बेस टाइम पीरियड है उसको हम चेंज करें। तो पहले जो आपका बेस टाइम पीरियड था 1993-4 जो था, उसको हमने चेंज करके 2000 और 2001 करना था। तो दो फाइनेंशियल ईयर 2002 और 2001 जो है उसको हमने बेस ईयर जो है बाद में हमने इसको बना लिया, जो कि हमारा एक टारगेट भी था, एक एम था इस कमेटी को फॉर्म करने के पीछे कि हमने बेस ईयर जो है उसको चेंज करना है। तो बेसिकली ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये होता क्या है? तो जैसा कि हमने देखा, ये प्रोड्यूसर लेवल पे ये बात करता है, प्राइस लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी। ये कंज्यूमर लेवल की बात नहीं कर रहा है। कंज्यूमर हमें कितने की चीज़ मिल रही है उसका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है सिर्फ CPI से। उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक और यहाँ पे जो लाइन है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, कि जब PPI की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है बेसिक प्राइसेस के साथ में, ठीक है। ये मतलब कि टैक्सेस, ठीक है, ट्रेड मार्जिन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने याद रखना है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हमने अभी WPI से PPI की तरफ हमने रुख अभी तक नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो हाउसिंग जो प्राइसेस हैं, क्या वहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है? क्या इस तरीके के भी इंडेक्स हमारे पास हैं? जी हाँ, तो हमने एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए 2009 में, ठीक है जी। तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? तो ये देखते हो यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसका ये ब्रेन चाइल्ड था, इसलिए इसको NHB रेसिडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, रेसिडेंशियल इंडेक्स फॉर्म्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो 5 सिटीज़ जो है वहाँ पे प्राइसेस जो है उसके फ्लक्चुएशन को यहाँ पे डील किया जाता है। तो ये 5 सिटीज़ कौन सी हैं? बेंगलोर है, भोपाल है, दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई जैसे शहर को इसमें कवर किया गया। अब एक और टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सर्विस प्राइस इंडेक्स। तो ये सर्विस प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो सर्विसेज सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए
सर्विस प्राइस इंडेक्स जैसा कोई एक कंसेप्ट होना चाहिए, इसकी बार बार बात की जाती है। अब जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक फैक्ट जो है आपने ज़रूर बताना है कि जो सर्विस सेक्टर जो है आपका, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में कितना है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें इसका कितना नंबर आता है अगर तीनों सेक्टर्स की बात करें तो। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।